और लास्ट टाइम आपको पता होगा कि हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया था और उसके अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो नहीं, इन्वेंट्री का चैप्टर हम कर रहे थे। इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है और इन्वेंट्री को फिर मैनेज करने के बाद हमने कहा था कि हम देखेंगे इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाता है, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसके लिए आपने ये डिफरेंट सिस्टम्स देखे थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, और साथ ही आपने ईओक्यू मॉडल पढ़ा था और रीऑर्डर लेवल पढ़ा था, सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और साथ इंटरनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब हम बढ़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की तरफ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है जी? अब इन्वेंट्री की मैनेजमेंट का एक तरीका है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी इन्वेंट्री को आपने वैल्यू करना है तो किस अमाउंट पे वैल्यू करना है। और ऑब्वियसली जब तक आप वैल्यू नहीं करेंगे आप उसकी कॉस्ट को कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए सबसे पहले जरूरी है इन्वेंट्री आपकी है कितने की। तो उसके लिए आपको बताता चलूं, शायद कभी अकाउंटिंग की क्लास में जिक्र हुआ हो, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद है जिसको हम कहते हैं IS2। IS2 एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए स्टैंडर्ड निकाला गया था जो आपको मदद करता है इन्वेंट्री को वैल्यू करने में। आपको बताएगा कि इन्वेंट्री वैल्यू कैसे की जाती है। अच्छा जी, अजान हो रही है, जरा अजान के लिए थोड़ी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जी बेटा। सो क्लास यार 1:30 तो नहीं, 1 बजे थी, मैंने 1 बजे का कहा था। और वो इसलिए भी क्योंकि आपकी फिर 1:30 पौने 2 बजे सर एहसान के साथ भी क्लास थी, तो मैंने तो 1 बजे का ही वैसे आगे बताया हुआ था। पता नहीं आपके सीआर ने या जीआर ने क्या आपको बताया, 1 बजे का ही था क्लास का। अच्छा। खैर, किसी ने कहा सर रिव्यू दे दें थोड़ा, तो रिव्यू मैं फिर से दे देता हूँ। ये इसका जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ये याद रखिएगा कि IS2 वो काउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपकी इन्वेंट्री को वैल्यू करने में मदद करता है। इन्वेंट्री क्या होती है, रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे गुड्स जो आपने सेल के लिए रखे हो, ऐसे एसेट्स जो आपने सेल के लिए रखे हो, उनको इन्वेंट्री कहते हैं। 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है, आपको याद होगा। रॉ मटेरियल जिसपे अभी कोई काम नहीं हुआ, वर्क इन प्रोसेस जिसमें थोड़ा काम हुआ है लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, और फाइनली फिनिश गुड्स, ऐसी इन्वेंट्री जो कि तैयार पड़ी है बिकने के लिए। तो इनको वैल्यू कैसे करना है जी? इनको आपने वैल्यू करने का मतलब है कि इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वैल्यू करने का यही मतलब है। अब ये मुश्किल क्यों है, या ये इतना आसान क्यों नहीं है कि आप कहें जी कि ये तो बड़ी आसान बात है सर, जितने की हमने ली उतने की हम वैल्यू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्वेंट्री एक प्रोसेस से गुजरती है। अगर मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊं उस प्रोसेस की, तो आप सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं। उस रॉ मटेरियल के खरीदने में बहुत सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। मिसाल के तौर पे उस रॉ मटेरियल के खरीदने में जो आपने परचेज कॉस्ट दी, फॉर एग्जांपल, चलो जी मेरे पास ये घड़ी मौजूद है, तो फॉर एग्जांपल ये घड़ी जब आपने बनानी थी, आपने इसके लिए ये लेदर खरीदा। अब इस लेदर की आपने पर मीटर या पर केजी कोई कॉस्ट दी होगी। फिर ये जिसने आपको खरीद के दी उसको आपने कुछ ना कुछ कमीशन या सैलरी पे की होगी। या तो आपका अपना प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट है जिसने खरीदा, उनकी सैलरीज और पेज, या तो आपने किसी वेंडर के थ्रू या एजेंट के थ्रू, अगर आपने खरीदी है ये लेदर, तो उसको आपको कमीशन देनी पड़ेगी। अच्छा, फिर आपको इसमें एक सेल्स टैक्स भी देना पड़ा होगा। अच्छा, साथ ही आपको वो सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर
आपको कुछ ड्यूटीज देनी पड़ी होंगी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा। तो फिर अपने गोदाम में लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अभी आपने सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदा है, उस रॉ मटेरियल के खरीदने में देखिए कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। चले जी अब आपके गोदाम में आ गया, गोदाम में स्टोरेज कॉस्ट अलहदा है, फिर गोदाम का जो अमला है उसकी सैलरीज अलहदा है, ऑर्डर कॉस्ट भी आपने पड़ी थी, होल्डिंग कॉस्ट, तो ये गोदाम के खर्चे अपने हैं। फिर जब आप उसको कन्वर्जन के अंदर लेके आते हैं तो आपकी बहुत सी कन्वर्जन कॉस्ट होती हैं। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब जो आपने उसके ऊपर बंदा काम कर रहा है, लेबर काम कर रही है, वो लेबर कॉस्ट पड़ेगी। फिर उसके बाद वो मशीनरी की कॉस्ट पड़ेगी, बिजली एटसेट्रा, ये सारी कॉस्ट पड़ेंगी, और पैकेजिंग कॉस्ट पड़ेगी एटसेट्रा। तो फाइनली आपके पास वो वर्क इन प्रोसेस से फिर फिनिश गुड में आएगा। फिनिश गुड करने के बाद भी आपकी कुछ कॉस्ट होती है, फिर से आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, और फिर आपको उसको बेचना पड़ेगा जिसके लिए सेलिंग कॉस्ट होती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसके अंदर बीसियों किस्म की कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ये इतना इजी नहीं कि सर ये क्या बात हुई, जितने की हमने ली उतने की हमारी कॉस्ट है, ऐसा नहीं होता। फिर एक और बहुत बड़ा रीजन जो इवैल्यूएशन के अंदर आपको ज़हन में रखना पड़ता है, वो है कि आपने कौन सी इन्वेंट्री किस टाइम पे ली। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अभी तक शायद पढ़ लिया और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर, कि टाइम जो है वो भी मनी है, उसकी भी एक वैल्यू है। सो दिस इज नॉट दैट इजी व्हाट इट सीम्स टू बी। तो ये सारा कुछ ज़हन में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, ये चीज आपको बताई गई है IS 2 के अंदर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक ये आपको बताएगा IS की कौन सी कॉस्ट लेनी है, कौन सी कॉस्ट को नहीं भी लेना। सब कॉस्ट को नहीं आपने लेना अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, और किस तरह से वैल्यू करना है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, क्या मेथड्स इन्वॉल्व हैं। तो ये IS 2 हमें बताएगा। IS 2 का पहला पार्ट तो होता है डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन का, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हम इन्वेंट्री को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हम डायरेक्टली चलते हैं कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट क्या होती है जी? अकॉर्डिंग टू IS 2, a cost of any inventory is its purchase price plus conversion costs plus any other cost. Purchase price रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स के बनते तक आपने जितना भी रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री खरीदी है जो कि यूज हुई है इन द मेकिंग ऑफ दिस फिनिश गुड, वो आपकी परचेज प्राइस है। जिस तरह ये लेदर बना, ये लेदर हमने खरीदा, फिर ये शीशा खरीदा होगा, इसके अंदर ये जो मेटल है ये खरीदा होगा, ये तमाम के तमाम, फिर पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल खरीदा होगा, जो जो कुछ आपने खरीदा है उस वो जितने पे खरीदा है, इंक्लूडिंग all the costs that were necessary to bring that material into the location or for use। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी। एक मिनट जी, कुछ सवाल है शायद? नहीं, अटेंडेंस है। अच्छा जी, तो आपको याद होगा डेप्रिसिएशन के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैंने लास्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा आपको बता भी दिया था इस बात के बारे में, कि कॉस्ट का मतलब इन डेप्रिसिएशन वो तमाम कॉस्ट होती है जो कि एसेट को यूज में लाने के लिए नेसेसरी होती है। जिस तरह हमने बात की थी, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी जितने की खरीदी, प्लस अगर गाड़ी का कोई ऐसा फॉल्ट था जिसके बगैर गाड़ी ना चलती, उसके फॉर एग्जांपल उसके टायर ही नहीं थे, तो टायर आपने डलवाए, वो जरूरी थे गाड़ी को यूज करने के लिए, तो वो भी आपकी गाड़ी की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन अगर आपने गाड़ी में डेक लगवा दिया, अब डेक लगवाना जरूरी नहीं था गाड़ी के यूज के लिए, वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी तरह ये परचेज प्राइस के अंदर वो तमाम
कॉस्ट वो तमाम परचेज कॉस्ट या उन मटेरियल्स की कॉस्ट होगी जो कि आपके यूज के लिए लाजमी थी। ऐसी कॉस्ट जो कि यूज उस मटेरियल को यूज करने के लिए लाजमी थी, वो आपकी परचेज कॉस्ट होती है। अच्छा, फिर कन्वर्जन कॉस्ट, वो आपके पास आया, आपके पास पड़ा रहा, आपने उस पर मशीनरी इस्तेमाल की, लेबर इस्तेमाल की, वो तमाम कॉस्ट आपकी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। फिर इसके अलावा अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट में जो ना परचेज प्राइस का पार्ट है ना कन्वर्जन का पार्ट है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, वो परचेज प्राइस के अंदर इंक्लूडेड नहीं और ना ही कन्वर्जन उनसे होती है कोई। तो वो तमाम कॉस्ट भी जो नेसेसरी है, याद रखिएगा ये टर्म और ये कॉन्सेप्ट, ऑल दोज कॉस्ट व्हिच आर नेसेसरी फॉर द मटेरियल टू बी यूज्ड, वो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है, वो आपकी अदर कॉस्ट होंगी जो कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। तो कॉस्ट क्या है जी? परचेज प्राइस जितने का आपने मटेरियल खरीदा प्लस उस मटेरियल को फिनिश गुड में लाने के लिए तमाम कॉस्ट जो लगी, और अदर कॉस्ट, इसके अलावा अगर कोई कॉस्ट लाजमी थी लगानी तो वो भी अदर कॉस्ट बन के टोटल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक IS2 आपको एक्सेप्शन देता है। IS2 के मुताबिक सारी की सारी कॉस्ट ऐड नहीं होगी। कौन सी ऐड नहीं होगी? तो उसके लिए IS2 बताता है आपको कि स्टोरेज कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, जो आपकी एडमिन स्टाफ की सैलरीज और ऑफिस से रिलेटेड तमाम कॉस्ट हैं वो, और सेलिंग कॉस्ट, जो माल बेचने के लिए कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा इस्तेमाल की, ये तीन आपने अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनानी। इसके अलावा आपने सारी बनानी है जो जो ऊपर का क्राइटेरिया में फॉल कर रही। तो याद रखिएगा जी, अकॉर्डिंग टू IS2, स्टोरेज, एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट, ये तीन कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी। बाकी तमाम कॉस्ट आपकी परचेज प्लस कन्वर्जन के अंदर ऐड होके आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, ये तो था मोटी मोटी बात कि कॉस्ट क्या है, किस तरह ऐड होता है। एक मिनट जी, मैं जरा सवाल ले लूं कुछ अगर है। नहीं, ये लेक्चर लेक्चर 1:30 नहीं शुरू होना था, मैंने पहले भी बताया, मैंने 1 बजे का कहा था। मुझे ये पता नहीं आपको क्या आगे बताया गया, किसने बताया। मैं बल्कि एक सेकंड रीचेक कर लेता हूँ। ओहो अच्छा, सॉरी यार, मैंने मैसेज अब देखा डेट का। चले कोई नहीं, अच्छी बात है। वो असल में बीच में ना मैं फिर शायद कम्युनिकेट नहीं कर सका, और मुझे बताया गया था कि सर एहसान की क्लास है आपकी 1:30 बजे, तो मैंने इस वजह से फिर 1 बजे कर लिया था, लेकिन वो मैं मैसेज नहीं कर सका, सॉरी। तो मैंने मैसेज बनाया हुआ था लेकिन वो सेंड नहीं हो सका 1 बजे वाला। चले कोई नहीं, हम वैसे 15-20 मिनट तक क्लास जो है ना वो खत्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो नाउ मूविंग ऑन, ये तो एक इंट्रोडक्शन था, कॉस्ट क्या होती है और क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं कॉस्टिंग मेथड्स की तरफ। IS2 आपको कौन कौन से मेथड्स की इजाजत देता है? IS2 आपको एक मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्ट। IS2 आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की इजाजत देता है फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और याद रखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट आगे हम अगले सेमेस्टर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे। 5th सेमेस्टर में मैं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाएगा आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्ट में होता क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि आप के पास अगर ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है या इवन ओरिजिनल कॉस्ट है भी, तो आप एक बेंचमार्क कॉस्ट बना लें, एक स्टैंडर्ड बना लें कि आपकी कॉस्ट इतनी है। जरूरी नहीं असल में भी वो इनकर हुई हो, याद रखिएगा, जरूरी नहीं वो असल में भी इनकर हुई हो, लेकिन ये आप करते क्यों हैं? आप एक एज्यूम्ड कॉस्ट बना लेते हैं, और वो एज्यूम कॉस्ट जो है उसके मुताबिक
आप हर बारी वही कॉस्ट लेते हैं, यानी आप एक कॉस्ट एज्यूम करते हैं, वो एज्यूम करने के भी मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं, और उसको फिर चेंज नहीं करते। इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन इजी रहती है और आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, अक्सर क्या होता है, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट उस कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर रही होती जो आपकी होनी चाहिए कॉस्ट। मिसाल के तौर पे बेटा, आपने एक ये चले जो कोरोना के दिनों में आपको याद होगा कि शुरू-शुरू में मास्क तो मिलते नहीं थे, और मिलते थे तो इतने महँगे-महँगे मिलते थे, ठीक है? अब मास्क आपको मिला, किसी को ₹100 का भी मिला होगा शुरू के दिनों में, ठीक है? 100 का, 50 का, ये आम वाला मास्क जो है ये तो मिलता था। कपड़े वाला मास्क तो ऐਵੇਂ ही 50-100 का मिलता था। अब आपको तो 50 का पड़ा, लेकिन जब आप उसकी कॉस्टिंग करने लगते हैं, आप कहते हैं जी कि ये मास्क 50 का है, तो आपके ज़हन में बात आती है, नहीं, ये मास्क 50 का नहीं है। क्यों? ये 50 का बनता ही नहीं है, ये 50 का हो ही नहीं सकता। हाँ, एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ गए जिसकी वजह से हमें ये मास्क 50 का लेना पड़ा, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग दिस मास्क इज नॉट वर्थ 50 रुपीज। तो फिर अब आपने कॉस्टिंग तो करनी है, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, मैं इस मास्क को 50 का अपनी बुक्स में भी नहीं लिखता। मेरी नजर में, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे, मेरी नजर में ये कॉस्ट 10 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि चीज ही 10 रुपए की है। तो आप इसको अपनी बुक्स में, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परचेज प्राइस, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं, इसको अपनी बुक्स में 10 का ही शो किया, क्योंकि ये इतने का ही बनता है। या इसी तरह कोई चीज आपको बहुत सस्ती भी अगर मिल जाए, ऐसा वैसे पाकिस्तान में तो हम नहीं एज्यूम कर सकते, लेकिन चले कोई चीज आपको बहुत सस्ती मिल जाए और आप उसकी कॉस्टिंग करने लगे और आप कहें नहीं, ये कॉस्ट इतनी होनी चाहिए हमारी नजर में। क्यों? क्योंकि आम दिनों में इतनी होती है, आम सर्कमस्टांसेस में इतनी होती है, नॉर्मली इतनी होती है। इसको हम कहते हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। याद रखिएगा एक वर्ड, ये आप जिंदगी में कभी शायद यूज करें, ये फिलहाल हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ना बस लिख देता हूँ आपकी रेफरेंस के लिए। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, इस पे जो हमें कॉस्ट पड़ती है उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। ये वर्ड आपने बार बार यूज किया होगा या यूज करेंगे, याद रखिएगा, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू किसी चीज की, एसेट की, जो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे हो, यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे हो। तो ये तमाम स्टैंडर्ड्स IS2 भी आपको ये प्रचार करते हैं फेयर वैल्यू यूज करें, यानी ऐसी वैल्यू जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल होती हो, हमें वो यूज करनी चाहिए, उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। ठीक है जी? और किस पे? आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे ये वैल्यू होती है। अच्छा, एक मिनट जी, सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, मार्केट, खदीजा ने सवाल पूछा है मार्केट वैल्यू। तो बिल्कुल, मार्केट वैल्यू, यही तमाम स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि मार्केट वैल्यू आपकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। अक्सर जो है फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, यानी मार्केट वैल्यू की जगह फेयर वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस जहां पे मार्केट वैल्यू फेयर है, नॉर्मल मार्केट वैल्यू, उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। अच्छा, फिर अच्छा चले जी, वसीम पूछ रहे सर टोटल कॉस्ट 3-4 रुपए आती है। बेटा वो जिनको आती है उनके लिए 3-4 रुपए है, मैं तो बात करूं अगर हमने 10 का खरीदना है, ठीक है, हमें तो कोई 3-4 का नहीं देगा ना, तो हमारे लिए कॉस्ट 10 ही है। हाँ, जिसने बनाया उसके लिए कॉस्ट 3-4 रुपए है। समझ रहे हैं आप? ये अच्छा जी, फैक्ट्री कम ज्यादा होता है, ठीक है जी, चले। अच्छा, मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू बेटा इसी का मैंने भी बताया है, ये सेम होती है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मली मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू ही होती है, जिसमें एक नॉर्मल कंपटीशन होता है
और जो अमूमन जो वैल्यू होती है वही फेयर वैल्यू होती है, वही मार्केट वैल्यू होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा चले, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अभी आपको एक बस मोटी मोटी डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप एक एज्यूम्ड एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, एक बेंचमार्क बना लेते हैं किसी कॉस्ट को। आप किसी कंपैटिटर को भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि फला, जिस तरह कोक और पेप्सी एक दूसरे के लिए एक दूसरे की कॉस्टिंग देखते हैं, जरूर देखते हैं। अगर पेप्सी 2 रुपए कम कर देगा तो कोक को भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में आप एक बेंचमार्क बना लेते हैं कॉस्ट को। IS2 आपको इसकी इजाजत भी देता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि फेयर वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, IS2 आपको इजाजत देता है रिटेल मेथड की। ये सबसे कॉमन है, ये खास तौर पे इजाजत भी है और ये यूज भी है छोटे बिजनेसेस के लिए, कि आपको जितने की पड़ी प्लस आप इसमें अपना प्रॉफिट या कुछ अदर कॉस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर लें। यानी आपने जितना, आपने अगर कॉस्टिंग करनी है तो आप इसके अंदर अपना मार्कअप और जितने की पड़ी वो ऐड कर लें, तो वो आपके लिए कॉस्ट होगी, ठीक है। यानी एक दुकानदार अगर कहेगा मेरे पास कितने मालियत की चीजें पड़ी हैं, ठीक है। अब दुकानदार के पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये कि वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मुताबिक कर ले कि यार ये जो शान मसाला है ये 50 रुपए का आता है, ठीक है। हाँ आजकल ये 60 का हुआ है क्योंकि ईद आ गई है जो, लेकिन मैं इसको 50 का ही सब कंसिडर करूंगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी यूज कर सकता है। रिटेल में क्या करेगा? अब रिटेल में उसके पास दो कॉन्सेप्ट है। एक वो कहे जी ये जो शान मसाला है ये मुझे 40 का पड़ता है, तो ये मेरे पास 10 मसाले पड़े हैं, इसका मतलब मेरे पास टोटल मसाले जो है 400 रुपए के पड़े हैं। एक ये है मेथड। लेकिन रिटेल मेथड क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये 40 का है, लेकिन 10 रुपए का मेरा मार्कअप या प्रॉफिट भी इसमें मौजूद है, या मैं करूंगा मैं। तो वो कहता है मेरे पास एक मसाला 50 का ही पड़ा हुआ है, यानी जितने का वो बेच रहा है, रिटेल कर रहा है, वो उतनी ही उसकी कॉस्ट कंसिडर करेगा। तो अगर उससे पूछा जाए तुम्हारे पास टोटल कितनी मालियत के शान मसाले पड़े हैं, तो वो कहेगा जी मेरे पास 50 रुपए का एक और 10 पड़े हैं, यानी 500 रुपए के शान मसाले पड़े। तो ऐसा मेथड, इसको हम कहते हैं रिटेल मेथड। यानी आपने कितने, जितने की चीज बेचनी है आप कंसिडर करें कि उतने की ही है वो चीज, और वो सारा ऐड कर दे तो आपके पास टोटल इतनी मालियत के गुड्स पड़े हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये दो मेथड्स, लेकिन ये इतने इनकरेजेबल नहीं है, ये छोटे बिजनेसेस के लिए अच्छे हैं। लेकिन जहां पे बात आती है कंपनीज की और बड़ी कंपनीज की, जहाँ प्रोडक्शन भी ज्यादा है और गुड्स भी काफी डिफरेंट किस्म के हैं, तो उस केस में हम लोग ये मेथड्स यूज नहीं करते या एनकरेजेबल नहीं है। कर सकते हैं आप, वहां पे फिर हम यूज करते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, लाइफो, फाइफो, एफको या NRV। मुझे कोई बताए, आप लोगों ने लाइफो फाइफो पढ़ा है? अकाउंटिंग में शायद पढ़ा हो, सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। वसीम कह रहा है कि हमने पढ़ा है सेकंड ईयर में। अच्छा, आईकॉम वालों ने पढ़ा हुआ, आईकॉम वालों ने। चले, आईकॉम वालों ने भी जैसा पढ़ा है वो कोई बात नहीं, ना ही पढ़ने के बराबर है। सवालों के रटे मारे हुए हैं ना आप लोगों ने। चले जी, कोई बात नहीं। नहीं पढ़ा, यानी कि आप लोगों ने BBA में ये नहीं पढ़ा। हम्म, तो चले, हम लोगों ने बेसिकली जो कैलकुलेशन है, अब बड़ी कैलकुलेशन है इन्वेंटरी वैल्यूएशन की, वो यही है फाइफो, लाइफो, एफको। जो आपके पेपर में भी कैलकुलेशन आएगी वो यही आएगी, फाइफो, लाइफो और एफको वाली, ठीक है जी।
ये वो मेथड है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड मेथड IS2 सजेस्ट करता है कि बेहतर ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री को इस तरह से इवेल्युएट करें। ठीक है। अच्छा, फिर इसी के अंदर NRV का कॉन्सेप्ट भी है। तो ये क्या है जी मेथड्स? एक काम करते हैं, ये मैं आपको बस ना आज मोटा मोटा बता दूं कि टाइम अभी नहीं है। मैंने अभी एक ऑनलाइन मीटिंग में भी जाना है, तो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक कॉस्ट फाइफो लाइफो ऐप को होता क्या है। वही रखते हैं। अब हमने याद रखिएगा कि ये फाइफो लाइफो और ऐप को, ये तीन चीजें ये न्यूमेरिकल है। ये इंशाल्लाह ताला हमारी क्लास, अच्छा यार मुझे क्लास का भी बता दे। अब हमारी क्लास जो है वो हम लोग कब करें? थर्सडे को कर लें क्लास? थर्सडे को आप लोग क्या कहते हैं? इसी तरह ना एक